जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये हमारे पास रिलेटिव फॉर्म है स्टैंडर्ड डिविएशन का। ठीक है, इससे पहले हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम दो फॉर्म्स में पढ़ते थे। एक उसका जो है रिलेटिव फॉर्म होता था और एक उसका एब्सोल्यूट फॉर्म होता था। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये हम इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे सिंपल RSD लिखा है और चूंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव फॉर्म है तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करते हैं और इसका फायदा क्या है? तो पहले हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन टू द मीन। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और ये इसका फार्मूला है। ऊपर क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है और डिनोमिनेटर में मीन है। ठीक है, और ये चूंकि हम वैल्यूज देखते हैं उसमें, यानी कि वैल्यूज के अंदर जो वेरिएशन होती है उसको लेट्स सपोज हम परसेंटेज में देखते हैं कि इस डेटा के अंदर जो वेरिएशन है वो कितनी परसेंट है। ठीक है, तो हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास कोई दो डेटा गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा 1, ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूँ डेटा 2। यहाँ पे लेट्स सपोज है 2 है, 5 है, 7 है और 8 है और 12 है। ठीक है, इसी तरह दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं 4 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 15 है, 20 है और 35 है। इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फायदा ये होता है कि ये जो हमें वैल्यूज गिवन है, दो वैल्यूज को बेसिकली कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों डेटास के अंदर किस डेटा के अंदर वेरिएशन जो है, जो डिस्पर्जन है वो ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इसका CV जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आप एज्यूम कर लो कि इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था उसका आंसर 15% आया। ठीक है, और इसका आंसर लेट्स सपोज 29% आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, और वो जो परसेंटेज की फॉर्म में हमें आंसर मिलता है वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे पास दो डेटा थे, तो डेटा 1 और डेटा 2 किस डेटा के अंदर जो डिस्पर्जन है, जो वेरिएशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली यही देखने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डिफाइन हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन टू द मीन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, और ये जो नोटेशन है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की है। नीचे डिनोमिनेटर में हमने पॉपुलेशन मीन लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास ये दो नोटेशन आते हैं तो हम कहते हैं कि जो डेटा हमें गिवन है वो पॉपुलेशन डेटा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में या जो भी स्टेटमेंट है क्वेश्चन के हवाले से, वहां पे जो जिक्र होगा वो पॉपुलेशन डेटा का होगा। तो जब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए ये नोटेशन यूज करोगे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सैंपल डेटा हो तो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सैंपल डेटा का, तो उसके लिए हम S यूज करते हैं। ठीक है, जो स्मॉल s होता है। और अगर सैंपल डेटा का हम मीन यूज फाइंड करें तो उसकी नोटेशन के लिए हम x बार लिखते हैं। क्लियर है? अब ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये किस तरह कैलकुलेट होगा?
ये ग्रुप डाटा के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है, अनग्रुप डाटा के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18 है। उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप, अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो वो लेक्चर 17 और 18 जो है वो दोबारा देखें। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ एज्यूम करके कुछ एक दो वैल्यूज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो डाटा 1 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं एज्यूम वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लेट्स सपोज 2.5 है। ठीक है, और जो इसका मीन है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एज्यूम कर लो कि 7.4 है लेट्स सपोज, या 7.6 है। ठीक है, तो अब किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे देखो, चूंकि ये हमने कंसिडर किया है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये आपके पास एक पॉपुलेशन डाटा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डाटा का जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं उसकी नोटेशन लगाते हैं सिग्मा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, और जो पॉपुलेशन डाटा का मीन लिखते हैं तो वो लिखते हैं म्यू के साथ। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो इस डाटा का स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैलकुलेट किया तो 2.5 आंसर आया, और इसका हमने मीन कैलकुलेट किया तो 7.6 आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने फिर खुद कैलकुलेट करने हैं। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपको पता है किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो आप लोगों ने वो जो एग्जैक्ट वैल्यूज है फिर वो लगानी है। ये मैंने वैसे एज्यूम वैल्यूज लगा दिए हैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसमें वैल्यूज किस तरह से पुट होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 2.5 है, और जो मीन है वो है लेट्स सपोज 7.6, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 15% आंसर आ गया। मतलब इसको आप कैलकुलेटर के साथ करें तो आपके पास जो भी आंसर आता है उसको इसी तरह परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये हम देखते हैं कि डाटा के अंदर वेरिएशन जो है वो कितनी परसेंट है। वो वेरिएशन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तो कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना होगा मीन। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके लिए जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स है तो वो आप लोग उसके लिए देख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो लेक्चर नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 18। ठीक हो गया। बहरहाल उसके अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। ठीक है, ओके।